तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। तो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर 2025-26 के लिए अपनी जो थ्योरी क्लासेस चल रही हैं फॉर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू 16 कमिटी के अकॉर्डिंग जो अपनी जो क्लासेज चल रही हैं उसके अंदर आपको बताया अपनी थर्ड क्लास कंप्लीट हो चुकी है। पिछली जो 3 क्लासेज हुई हैं उसके अंदर मैंने आपको बता दिया है एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर कितनी ब्रांचेज आती हैं। एग्रीकल्चर के मैंने आपको बताया भी 3 ब्रांचेज आती हैं। 3 ब्रांच के अंदर आपको बताया सबसे जो बड़ी जो ब्रांच आती है वो एग्रोनॉमी आती है। एग्रोनॉमी क्या होती है, एग्रोनॉमी के अंदर क्या करते हैं। एग्रोनॉमी के अंदर अपन मतलब फसल के लिए मृदा प्रबंधन करके फसल उत्पादन करते हैं, अपन एग्रोनॉमी नाम देते हैं। एग्रोनॉमी की क्या क्या डेफिनेशन है उसके बाद में आपको बताया मैंने आपको टिलेज पढ़ाया है, टिलेज की डेफिनेशन बता दी, टिलेज के प्राइमरी टिलेज क्या होता है, सेकेंडरी टिलेज क्या होता है और इसके जो कॉन्सेप्ट आते हैं जीरो टिलेज आता है, आपका मिनिमम टिलेज आता है, मैक्सिमम टिलेज आता है। उन सारी बातों का जो डिस्कशन है वो मैंने पिछली क्लास के अंदर कर लिया। उसी के साथ साथ में मैंने आपको सीड बेड बीज से या कैसे तैयार करते हैं, बीज क्यारी क्या होती है उनके बारे में बता दिया। पिछली क्लास के अंदर ही मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सीड मतलब कि सीड डोरमेंसी के बारे में भी मैंने आपको बताया था और वहीं पे मैंने बात की थी जो सीड है उसकी डेफिनेशन क्या है और गुड क्वालिटी की सीड्स है उसे क्या कहते हैं। तो आज के इस क्लास के अंदर जो अपनी 4th क्लास रहने वाली है इसके अंदर मैं फिर से आपको सीड की डेफिनेशन बता दूंगा ओवरऑल थोड़ी थोड़ी, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको टाइप्स ऑफ सीड के बारे में पढ़ाऊंगा, गुड क्वालिटी सीड्स क्या होते हैं उनके बारे में मैंने पढ़ा रखा है, फिर भी मैं एक बार आपको नोट से देख के बता दूंगा, ठीक है, नोट से पढ़ा दूंगा। तो मेरे भाई अगर आप इस चैनल पे नए हो, अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे कहीं के भी स्टूडेंट हो लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, बीएचयू के हो, टीएनयू के हो, आरपीसीयू के, अगर आप किसी भी आरएलबीसी आरपीसी आप एमपीएटी के हो या फिर आप बीएयू साबोर के हो, कहीं के भी स्टूडेंट हो लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अगर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये प्लेटफॉर्म एग्री लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें प्रोवाइड करवाने वाला है। पिछली 3 क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आपको फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का 30% अगर सिलेबस कवर करना है तो उन 3 क्लासों के अंदर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज के इस जो अपना क्लास है उसके अंदर अपन बात करते हैं सीड के बारे में। तो चलते हैं, ये सारी चीजें हैं जो मैंने कंप्लीट करवा रखी हैं, ठीक है। ये जो सारी चीजें आपको दिख रही है ना, आपको ये सारी चीजें मैंने कंप्लीट करवा रखी हैं। क्रॉप प्रोडक्शन, सीड बेड क्या होता है, टिलेज क्या है, टिलेज की परिभाषा, भूपति संकरण, ठीक है, वो सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। तो आज की इसके ये है आपका सीड, ठीक है। इसे अपन क्या नाम देते हैं, इसे अपन नाम देते हैं सीड। और सीड किसको बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी मेच्योर एंड फर्टाइल ओव्यूल होता है, आपका परिपक्व बीजांड होता है, उसे अपन क्या नाम देते हैं, उसे अपन बीज नाम देते हैं। बीज का उपयोग अपन किस लिए करते हैं, पौधे को तैयार करने के लिए करते हैं। लेकिन ये तो हो गई अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, आपकी डेफिनेशन तो मैंने बता रखी है लेकिन आपको फिर से मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी होगी मेच्योर एंड फर्टाइल ओव्यूल को अपन क्या नाम देते हैं, एज नोन एज सीड, ठीक है, सीड नाम देते हैं। लेकिन वहीं पे मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर मैं बात करूं सीड किसको बोलते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर अपन जाते हैं, जैसे मतलब कि कोई पौधा है, ठीक है, कोई भी ऐसा पौधा है, ठीक है। 1 मिनट यार होल्ड ऑन रखना, 1 मिनट होल्ड ऑन रखना, कॉल आ रही है तो उसको रिसीव कर लिया जाए, देन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 1 मिनट होल्ड ऑन। तो 1 मिनट होल्ड ऑन रखना यार। तो अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया भाई सीड क्या होता है। बीज ये होता है कि जैसे अपन कोई भी मेच्योर एंड फर्टाइल ओव्यूल है उसे अपन क्या नाम देते हैं, सीड। सीड किसके लिए उपयोग लेते हैं, पौधे को बनाने के लिए। लेकिन वही मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर किसको नाम देते हैं, भाई एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या निकल के आती है उसकी मैं बात कर लेता हूं कि एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग अगर अपन जाते हैं तो एग्रो मतलब एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग अपन जाते हैं तो एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग अपन जाएं तो एग्रीकल्चर से जो सीड की डेफिनेशन आती है वो क्या आती है, जैसे मतलब कोई भी पर्टिकुलर पौधा है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर आपका पौधा है तो उसके कोई भी जैसे मतलब जड़ है, तना है, पत्ती है, 1 मिनट यार रुकना यार, ठीक है, जैसे मतलब कोई भी पर्टिकुलर पौधा है, जैसे मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर पौधा है, ठीक है, ये जैसे पौधा है इसके मतलब कि ये जड़ भाग हो गया, ठीक है, ये तना भाग हो गया, ये पत्ती भाग हो गया, तो इसका अपन उपयोग करके जैसे अपने यहाँ पे पत्ती लगाई, पत्ती से ही आपका पौधा ग्रो हो गया। तो ये क्या होता है, जैसे मतलब कि किसी नए पौधा, अगर कोई नया पौधा बन रहा है जड़ तना पत्ती लगाकर भी, तो उसे भी अपन क्या नाम देते हैं, बीज नाम देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था बीज की डेफिनेशन, आप यहाँ पे देख सकते हो बीज की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी थी। चलो अब मैं आपको, ये तो हो गई आपकी पीडीएफ की बात, पीडीएफ को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जो मैं आपको एकदम सही लेवल से एकदम सही तरीके से आपको मैं पढ़ाता हूं,
जैसे आपको समझ में आए वैसे पढ़ाता हूँ। थ्योरी पे अगर आप इस क्लास को देखकर थ्योरी पर जाओगे, पीडीएफ देखने जाओगे, तो मेरे भाई आपको एकदम सही से समझ में आ जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आपके टाइप्स ऑफ सीड की मैं बात करता हूं। पहले माने आपको बता दें गुड क्वालिटी सीड्स क्या होते हैं, सीड क्या होता है, सीड कितने भाग के अंदर डिवाइड होता है, सीड 2 भाग के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, किन किन भाग के अंदर मैं बता दूं, जैसे मतलब कि एक तो होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इसके अंदर अपन रिप्रोडक्शन नाम नहीं देते हैं। पौधों के अंदर अपन जिसको नाम देते हैं उसको अपन प्रोपोगेशन नाम देते हैं, प्रवर्धन नाम देते हैं। तो ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। आपका सेक्सुअल होता है, एक आपका एसेक्सुअल होता है, एक आपका लैंगिक जनन होता है, एक आपका अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन क्या होता है, इसके अंदर आपको नर और मादा दोनों का रोल होता है, वो पूरा परागण होता है, निषेचन होता है, बाद में आपको पता है बीज बनता है, और बीज से क्या बनता है, फिर पौधा बनता है। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। लेकिन मैं वहीं अलैंगिक जनन की बात करूं, जो अपन एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन निकलती है यहां से कि पौधे के किसी भी भाग, पौधे का कोई भी शरीर भाग है, ठीक है, जड़ तना पत्ती, उससे अगर अपन जमीन के अंदर लगाते हैं और उससे नया पौधा बन जाए, इसे अपन क्या नाम देते हैं, सीड नाम देते हैं। तो ये एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग हो गया। अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ सीड। ठीक है, 6 मिनट के अंदर आपको जो पिछली क्लास है उसका रिवीजन करा दिया है मैंने। ठीक है, तो अब यहां पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीड। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीड मतलब कि सीड कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से आपके सीड आते हैं, तो उसकी अपन बात करते हैं। एक आता है आपका जो आता है मूल केंद्रक बीज। ठीक है, मूल केंद्रक बीज, इसको अपन क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस सीड भी नाम देते हैं। एक तो आता है आपका न्यूक्लियस बीज। उसके बाद में जो आपका आता है, उसके बाद में आता है आपका प्रजनक बीज। प्रजनक बीज जिसे अपन ब्रीडर सीड के नाम से भी जानते हैं, जो दोनों अपन को नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आता है आपका आधार बीज। ठीक है, आधार बीज आता है आपका। ठीक है, इसकी जो मतलब कि केवीके के अंदर उपयोग में लिया जाता है आधार बीज, मैं जहां आपको बता दूं। उसके बाद में आता है आपका प्रमाणित बीज, जिसको कौन काम में लेता है, जिसको किसान काम में लेता है। कैसे कलर का टैग लगा रहता है, नीले कलर का टैग लगा रहता है। मैं आपको बता दूं, अब मैं हर एक जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, मूल केंद्रक बीज बताया, प्रजनक बीज बताया, आधार बीज, प्रमाणित बीज, इनके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई, अब मैं आपको डिटेल से बताऊं। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूं, भाई मूल केंद्रक बीज से कौन सा बीज बनता है, प्रजनक बीज बनता है। प्रजनक बीज से कौन सा बीज बनता है, आधार बीज बनता है। आधार बीज से कौन सा जो बीज बनता है वो आपका प्रमाणित बीज बनता है। अब कैसे बनता है उसको मैं आपको डिटेल से बताता हूं। पहले बात करते हैं मूल केंद्रक बीज की। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे मूल केंद्रक बीज में। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीड के अंदर आपको जो टाइप्स ऑफ सीड है उसके अंदर मैं आपको जो मूल केंद्रक बीज है उसके बारे में बता दूं। आप इसको अपन क्या नाम देते हैं, सीड नाम, मतलब कि न्यूक्लियस सीड नाम देते हैं। मूल केंद्रक बीज की अपन बात करते हैं, न्यूक्लियस सीड की अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो न्यूक्लियस सीड के अंदर अपन मैं बात करूं, ये केवल मतलब कि क्या होता है, जैसे मतलब अपने जो रिसर्च स्टेशन होते हैं ना, ठीक है, रिसर्च स्टेशन जानते हो आप, जो आपका अनुसंधान के अंदर रिसर्च स्टेशन होते हैं, जैसे आपका जीबी पंत वाला हो, मतलब कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, ये एक तो किसके अंदर बनाया जाता है, ठीक है, अपने रिसर्च स्टेशन है। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग की अगर हो तो मतलब कि समझ लेना, क्योंकि मैं जल्दी यहाँ से लिखता हूँ, तो वैसे मेंटेन करके चलना। ठीक है, तो मेरे भाई ओनली क्या रिसर्च स्टेशन के अंदर क्या बनाए जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं, सारी बातें बताना। मूल केंद्रक बीज कहाँ पे बनाए जाते हैं, रिसर्च स्टेशन में बनाए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। ठीक है, महंगे होते हैं। इनकी जो मैं बात करूँ भौतिक शुद्धता कितनी होती है, या फिर जो इनकी आनुवंशिक शुद्धता। ठीक है, भौतिक शुद्धता का मतलब समझते हो ना आप, कोई कंकड़ पत्थर पड़ा है, या फिर कोई जैसे पैकेट खोला उसके अंदर कोई मतलब बीज के अंदर कंकड़ पत्थर पड़े हैं, या फिर कांच पड़ा है, मतलब कि आपने देखा होगा यार। ठीक है, अगर आपने अच्छे बीज नहीं उपयोग में लिए हैं तो। और उसके बाद भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता, ठीक है, कितनी होती है, जर्मिनेशन परसेंट हो गया, तो कितना होता है मेरे भाई, इन जो बीजों का 100% होता है आपका जर्मिनेशन परसेंट में मान लो, रियल वास्तविक मान लो। ठीक है मेरे भाई, वास्तविक उपयोगिता मान लो, या फिर आनुवंशिक शुद्धता मान लो, भौतिक शुद्धता मान लो, जर्मिनेशन परसेंटेज मान लो, इनका 100% होता है। ये केवल अनुसंधान केंद्रों में बनाया जाता है, कॉस्टली होता है और बहुत कम मात्रा में बनता है। ठीक है, क्या बनता है, बहुत कम मात्रा में बनता है, बहुत कम मात्रा में बनता है, और जिसलिए वो अपन को मतलब कि नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, इसका जो कलर होता है मेरे भाई वो बफ कलर का होता है। ठीक है, बफ कलर आप समझते होंगे, बफ कलर आपका कैसा होता है, जैसे मतलब कि ब्राउन टाइप आपका कलर होता है।
ठीक है, ब्राउन ब्राउन टाइप आपका कलर होता है, उसे अपन बफ कलर नाम देते हैं। आपने यहाँ देखा होगा अगर आपको इतना पता है तो। और इसका जो टैग है वो मेरे भाई बफ कलर का लगा रहता है। और क्या होता है, बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है। और इसकी जो जर्मिनेशन परसेंट, भौतिक शुद्धता, अनुवांशिक शुद्धता 100% होती है। और ये हमें नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है, ये ओनली किसके पास रहता है, वैज्ञानिकों के पास रहता है। अब एक बात समझना आप, ठीक है। अब इनसे क्या बनता है, ठीक है, जैसे मतलब कि कोई वैज्ञानिक है, ठीक है, जैसे मूल केंद्रक बीज किसी वैज्ञानिक ने बनाया, तो इसके नीचे जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे जो रिसर्च कर रहे हैं, क्या करेगा, जैसे मतलब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या किया, ये जो वैज्ञानिक इसके नीचे जो काम कर रहे हैं, ये जो 100 बीज, जैसे मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियस सीड कितने बने हैं, 100, ठीक, किसने बनाई, ये जो वैज्ञानिक है, मूल केंद्रक बीज जो बनाने वाला वैज्ञानिक है, उसने क्या बनाया, 100 सीड बनाया। अब 100 सीड किसको देगा, ये 100 सीड आपका देगा जो मतलब कि इसके नीचे जो रिसर्च स्टेशन के अंदर काम करें उनको ये बीज देगा, ठीक है। इनको जैसे बीज दिया, 100 बीज इनको दे दी, इनसे क्या बनेंगे, फिर इनसे क्या बनेगा, इनसे प्रजनक बीज बनेगा। समझना मेरी बात। मूल केंद्रक बीज रिसर्च स्टेशन है, उनमें बनाए जाते हैं, कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, भौतिक शुद्धता, अनुवांशिक शुद्धता, जर्मिनेशन परसेंटेज, या फिर अपन वो जो वास्तविक उपयोगिता मान है वो 100% होता है। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं और अपन को नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, और इनको ये सिर्फ वैज्ञानिकों के पास होते हैं और वो बहुत कम मात्रा में बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर बफ कलर का इनका टैग लगा रहता है। और मैं बताऊं इनको, जैसे मतलब कि यहाँ पे कोई वैज्ञानिक है, इसने मूल केंद्रक बीज 100 बनाए, इस 100 केंद्रक बीजों को क्या करेगा, 100 केंद्रक बीजों से वो क्या बनाएगा, प्रजनक बीज, या फिर इसको अपन ब्रीडर सीड बोलते हैं। ये ब्रीडर सीड के बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। प्रजनक बीज से जैसे मतलब कि आपका ये जो है मूल केंद्रक बीज है, न्यूक्लियस सीड से आपका क्या बना, प्रजनक सीड बना, ठीक है, प्रजनक सीड बना। वो आपको जैसे मैं पूरी बातें समझा दूंगा तब आपको समझ में आया प्रजनक बीज आपका कैसे बना, ठीक है। मैं वहीं पे लिख देता, लेकिन क्या इतनी जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। बस मान के चलना, जैसे मतलब कि आपका जो है न्यूक्लियस सीड है, इससे आपका क्या बना, न्यूक्लियस सीड से आपका क्या बना, प्रजनक बीज बना, ठीक है। 100 बीज यहाँ पे बना ले, इन 100 बीजों से ही क्या बनेगा, प्रजनक बीज बनेगा। प्रजनक बीज की अपन बात करते हैं। प्रजनक बीज की जैसे मैं बात करता हूं तो मेरे भाई इस पे जो टैग लगा रहता है प्रजनक बीजों पे, इसको अपन क्या नाम देते हैं, इससे अपन जो ब्रीडर सीड है, ठीक है, अपना जो ब्रीडर सीड भी इसको बोलते हैं। और प्रजनक बीज पर जो टैग लगा रहता है, जो टैग लगा रहता है वो कैसे कलर का लगा रहता है, तो मेरे भाई जो टैग लगा रहता है वो सुनहरे पीले रंग का, सुनहरे पीले रंग का क्या लगा रहता है, टैग, सुनहरे पीले रंग का इसके ऊपर टैग लगा रहता है। और यही भी कहाँ पे बनाए जाते हैं, यही भी आपके रिसर्च स्टेशन एंड जो आपके अनुसंधान केंद्र हैं उन पे आपके बनाए जाते हैं, कॉस्टली होते हैं, और ये केवल वैज्ञानिकों के पास होते हैं, और वैज्ञानिकों के पास होते हैं, अपन को नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। इनका जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है, जर्मिनेशन परसेंटेज मान लो, या फिर आपका इनका जो वास्तविक उपयोग, मतलब वास्तविक जो इनका उपयोगिता मान है, ठीक है, वास्तविक उपयोगिता मान लो, रियल जो इनकी जो रियल वैल्यू है वो मान लो, वास्तविक उपयोगिता मान लो, जर्मिनेशन परसेंटेज मान लो, इनकी जो है अनुवांशिक शुद्धता मान लो, भौतिक शुद्धता मान लो, क्या होती है वो 100% होती है, हाई होती है, ठीक है, ठीक है। ये केवल वैज्ञानिकों के पास होते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई न्यूक्लियस सीड से क्या बना, प्रजनक बीज बना। अब एक बात समझना, जैसे कोई पर्टिकुलर वैज्ञानिक है, ठीक है, तो ये जो प्रजनक बीज जिन्होंने बनाए हैं, तो प्रजनक बीज आपके कितने बने, जैसे मतलब कि आपके न्यूक्लियस सीड था, समझना मेरी बात आप ध्यान से, जैसे मतलब कि 100 न्यूक्लियस सीड थे आपके पास, 100 न्यूक्लियस सीड से आपने क्या किया, आपने 10,000 क्या 100 न्यूक्लियस सीड से आपने क्या बनाए, 10,000 प्रजनक बीज बनाए। अब क्या करोगे, 10,000 प्रजनक बीज से आप क्या बनाओगे, 10,000 प्रजनक बीज से आप बनाओगे जो आपके आधार बीज है, ठीक है। 10,000 प्रजनक बीज से आप क्या बनाओगे, जो आपके आधार बीज है, ठीक है, उनको बनाओगे आप, ठीक। आधार बीज को कैसे बनाओगे वो भी मैं आपको बताऊं, कैसा क्या टैग लगा रहता है, बनाता क्या, जैसे मतलब कि 100 आपके क्या है, 100 आपके हैं न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड से आपने क्या बनाया, न्यूक्लियस सीड से आपने 10,000 क्या बना लिए, प्रजनक बीज बना लिया। प्रजनक बीज से आप क्या बनाओगे, प्रजनक बीज से आप क्या बनाओगे, प्रजनक बीज से आप बनाओगे आधार बीज, ठीक है। आधार बीज, कितने आधार बीज बना लिए, इससे आपने क्या किया, 5 kg आपने क्या किया, आधार बीज बना लिया। अब आधार बीज के ऊपर कैसा क्या सिस्टम रहता है, तो आप साइकिल को समझना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, तो आधार बीज के बाद में आपको क्या बताऊं भाई, आधार बीज है, ठीक है। आधार बीज अब जो है अपना केवीके के अंदर उपयोग में लेते हैं अपन, नहीं काम में लेते हैं इसको, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। लेकिन आधार बीज की मैं यहाँ पे बात करता हूं, तो मेरे भाई आधार बीज की मैं यहाँ पे बात करूं तो ये इसके ऊपर जो टैग लगा रहता है, ठीक है, इसके ऊपर जो टैग लगा रहा है, बना किससे है, आपका आधार बीज किससे बना है, आपका आधार बीज किससे बना है, आधार बीज आपके ब्रीडर सीड है उससे बना है। और आधार बीज से बाद में क्या बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे आधार बीज पे कैसा टैग लगा रहता है, आधार बीज पे सफेद रंग का
टैग लगा रहता है, सफेद रंग का टैग लगा रहता है आधार बीज पे, ठीक है, समझ में। और किसके अंदर काम में लिया जाता है? केवी के होते हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं अपना, जो रावे केंद्र, अगर आपने मतलब कि आप तो अभी यार फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो मेरे पास रावे के अंदर करोगे तो केवी, जो अगर आप कॉलेज के अंदर अभी जाओगे तो वहां पे आप केवी के देख लोगे। और इनकी जो भौतिक शुद्धता होती है, ठीक है, और इनकी मैं भौतिक शुद्धता एंड ऑल की बात करूं तो मेरे भाई कहीं ना कहीं इनकी भौतिक शुद्धता 99% होती है। और ये मेरे भाई केवीके के अंदर ज्यादा यूज के अंदर लिए जाते हैं, जो अपना कृषि विज्ञान केंद्र है उसके अंदर ये उपयोग में लिए जाते हैं। अब आधार बीज बन गया। आधार बीज के बाद में जो बीज आता है वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आधार बीज के बाद में जो आपका आता है, क्या आता है? आधार बीज के बाद में जो आपका बीज आता है वो होता है आपका प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज कौन उपयोग में लेता है? प्रमाणित बीज अपना किसान, अपन तो किसान ही यार, मैं तो किसान ही हूं और आप भी किसान ही होंगे, तो मेरे भाई किसान काम में लेता है। किसा टैग लगा रहता है? नीले रंग का टैग लगा रहता है, सबको पता होगा, नीले रंग का टैग लगा रहता है। कौन उपयोग में लेता है? कौन उपयोग में लेता है मेरे भाई? वो उपयोग में लेता है। कौन उपयोग में लेता है? किसान उपयोग में लेता है। किसके लिए उपयोग में लेता है? अपने खेत के अंदर बोने के लिए उपयोग में लेता है, ठीक है। और आपको पता है इसका जो जर्मिनेशन परसेंट है वो भी 75% वो होता है। तो अच्छा बीज के आपको पता है ये गुण है जो मैंने आपको बताए थे जर्मिनेशन परसेंटेज के बारे में। तो मेरे भाई आपको जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे जैसे मानने आपको स्टार्टिंग की तो मूल केंद्रक बीज से क्या बना? प्रजनक बीज। प्रजनक बीज मूल केंद्रक बीज से क्या बना? जैसे 100 न्यूक्लियस सीड तैयार किए, 100 न्यूक्लियस सीड से आपके 10,000 क्या बन गए? 10,000 आपके प्रजनक बीज बन गए, जिसको अपन ब्रीडर सीड के नाम से जानते हैं। 10,000 प्रजनक बीज से क्या बने? आपके 5 kg क्या बन गए? आधार बीज। आधार बीज जो किसके अंदर? केवीके के अंदर आपके उपयोग में लिए जाते हैं। और देने दोनों जो है मूल केंद्रक बीज और प्रजनक बीज आपके जो रिसर्च स्टेशन और अनुसंधान केंद्र है उनके अंदर ही बनाए जाते हैं। किनके द्वारा? और साइंटिस्टों के पास ही रहते हैं। आधार बीज आपके केवीके के अंदर उपयोग में लिए जाते हैं। 99% इनकी क्या होती है? भौतिक शुद्धता एंड ऑल होती है। प्रमाणित बीज क्या होता है? प्रमाणित बीज वो किसान जो उपयोग में लेता है। नीले रंग का इसके ऊपर टैग लगा रहता है। मूल केंद्रक बीज पर आपको पता है बफ कलर का आपका टैग लगा रहता है। प्रजनक बीज की मैं बात करूं तो प्रजनक बीज पर आपका सुनहरे पीले रंग का आपका टैग लगा रहता है। आधार बीज की मैं बात करूं तो आधार बीज पर आपका सफेद रंग का टैग लगा रहता है और प्रमाणित बीज पर आपका नीले रंग का टैग लगा रहता है। तो यहां से आपको समझ में आ गया कौन कौन से मूल केंद्रक बीज हो गया, ठीक है। मूल केंद्रक से क्या बना? प्रजनक बीज बना। प्रजनक बीज से क्या बना? आधार बीज बना। और आधार बीज से आपका क्या बना? आधार बीज से आपका प्रमाणित बीज बना। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, कितने टाइप्स होते हैं, सीड बेड क्या होता है, वो सारी बातें मैंने अभी तक आपको बता दी। अभी मैंने आपको क्या बताया? सीड क्या होता है, सीड को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया भाई अच्छे बीज के गुण तो मैंने पहली क्लास के अंदर ही बता दिए थे। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया भाई जो आपके टाइप्स ऑफ सीड है वो क्या है, कौन कौन से कलर के जो बीज है वो किस हिसाब से आपको यूज करने होते हैं। तो मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन कैसे आता है वो समझना आप, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है भाई? प्रमाणित बीज है वो किससे बनता है? प्रमाणित बीज आधार बीज से बनता है। आधार बीज किससे बनता है? आधार बीज आपका प्रजनक बीज से बनता है। और जो आपका सबसे अच्छा जो सीड होता है वो कौन सा होता है? जो बहुत कम मात्रा के अंदर उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, वो तो मेरे भाई वो केंद्रक बीज होता है। जो मतलब कि इन सभी बीजों का जो मतलब कि जो मूल बिंदु है वो कौन सा है? वो मूल केंद्रक बीज होता है। न्यूक्लियस सीड से ही सारे सीड बनते हैं फिर, ठीक है। केवीके के अंदर कौन से बीज है वो उपयोग में लिया जाता है? तो केवीके के अंदर आपका आधार बीज उपयोग में लिया जाता है। किसान कौन से बीजों का उपयोग करता है? किसान प्रमाणित बीजों का उपयोग करता है। किसान जो बीज का उपयोग करता है उसका कैसे रंग का टैग लगा रहता है? उसके अंदर नीले रंग का टैग लगा रहता है, ठीक है। उसके बाद में ब्रीडर सीड है, उसके टैग के ब्रीडर सीड के ऊपर कैसा टैग लगा रहता है? तो मेरे भाई पीले रंग का टैग लगा रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं। और आगे क्या बात करते हैं? आगे ये बात करते हैं कि आपकी जो थ्योरी है उसकी बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं थ्योरी की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो यहां से मैं आपको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो बीज की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी, पढ़ लेनी है आपको। बीज की वानस्पतिक परिभाषा भी आपको पढ़नी है। सारी बातें मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बता दी है। हाँ, आप यहां से एक चीज समझना, एक तो दाना हो गया, ठीक है, मतलब कि एक दाना हो गया और एक आपका सीड हो गया। क्या इसके अंदर फर्क रहता है पहले मैं आपको समझा दूं यहाँ, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी मैं बात कर लेता हूं। चलो, तो आपको पता था या नहीं पता था वो भी मुझे बता दें। दाना और एक होता है बीज, कि भाई सर दाना और बीज के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या इसके अंदर मतलब कि डिफरेंट इसके अंदर क्या चीज होती है। तो मेरे भाई दाना किसको बोलते हैं? पहले आप एक बात समझो, दाना किसको बोलते हैं? दाना उसको बोलते हैं जैसे अपने घर पे अनाज है, ठीक है, घर पे दाने हैं अपने, इसको क्या के लिए जैसे अपने आटा
पिसवा लिया, ठीक है, अपने पास अनाज है, गेहूं है, इसको अपन ने क्या किया, पिसवा लिया। तो इसके अंदर अपन ये तो देखेंगे नहीं भाई जो आपने गेहूं पिसवाया है इसके अंदर जो जर्मिनेशन परसेंटेज मतलब कितना है, इसकी मतलब की भौतिक शुद्धता क्या है भाई, अनुमान मतलब की भौतिक शुद्धता तो देखते हैं। भौतिक शुद्धता कैसे देखते हैं भाई, कंकड़ पत्थर है तो नहीं, मिट्टी खाएंगे तो मिट्टी आएगी, तो मतलब कि जैसे इसकी आनुवांशिक शुद्धता क्या है, इसका जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है, ठीक है, ये पाले को सहन करेगा या नहीं करेगा, वो सारी चीजें अपन नहीं देखते हैं, ठीक है। दाना अगर जैसे मतलब कि अपने पास दाना है, अनाज है, गेहूं है, तो इसको अगर हम पिसवाने जाते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि आनुवांशिक शुद्धता क्या है, इसकी भौतिक शुद्धता क्या है, इसका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, 75 अबोव है या 75 नीचे है, 75 से नीचे है तो कम है। इन सारी चीजों को अपन इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम सीड की बात करते हो अपन ये सारी चीज देखते हैं कि आनुवांशिक शुद्धता क्या है, इसका जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है, इसका जो रियल वैल्यू है, इसका जो मतलब वास्तविक उपयोगिता मान है वो कितना है, ठीक है, और इसका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना, आनुवांशिक शुद्धता कितनी है, भौतिक शुद्धता कितनी है, वो सारी चीजें अपन देख के बाद में इस बीज को चूज करते हैं। तो मेरे भाई दाना तो हो गया जिसके अंदर अपन कोई चीज इंक्लूड नहीं करते हैं, अपने जो है बस रेगुलरली काम में ले रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं कि भाई इसकी आनुवांशिक शुद्धता क्या है, जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है, इसकी वास्तविक उपयोगिता मान कितना है, वो अपन नहीं देखते हैं दाने के अंदर अपन। लेकिन बीज है इसके अंदर अपन आनुवांशिक शुद्धता भी देखते हैं, भौतिक शुद्धता भी देखते हैं, जर्मिनेशन परसेंटेज भी देखते हैं, सारी चीजें इसके अंदर देखते हैं। तो दाना और बीज के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, ठीक है। अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। जो भी आपको इस क्लास को देख के आपके दिमाग में आता है, माइंड में आता है, वो सारी बातें आप बता सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सच्ची बातें होती हैं वो बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको सही से नहीं समझा पाता हूं, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं आपको सही से समझा पाता हूं, लेकिन अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं भैया यार कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो और आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद दलहनी दाना, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, मैंने आपको बता दी है यार। गुणवान बीज, शुद्ध बीज जिसकी अंकुरण क्षमता अधिक हो तथा बीमारी कीट खरपतवार, तो मेरे भाई ये कुछ आपकी टर्मिनोलॉजी से इनको आप पढ़ोगे तो मेरे भाई अगर रीड आउट कर लेना एक बार, ठीक है। और गुड सीड क्वालिटी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। गुड सीड क्वालिटी क्या होती है, अच्छे बीज के गुण अथवा विशेषता तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बीज की भौतिक शुद्धता, ठीक है, बीज भौतिक रूप से शुद्ध होने चाहिए, कोई कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो नहीं होने चाहिए भाई। उसके बाद में यार चलो आगे ले लेते हैं, ठीक है। भौतिक शुद्धता की अपन जो है गुड क्वालिटी सीड की अपन यहाँ पे बात करें हैं, ठीक है। गुड क्वालिटी सीड की बात में सीधा ये कहाँ से आ गया यार, गुड क्वालिटी सीड की अपन बात करे थे तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो भौतिक जो अपना अच्छे बीज के गुण आ गए, अच्छे बीज के गुण के आने के बाद आपका क्या चीज आ गया, कितने नंबर की स्लाइड चल रही है अपनी, ये स्लाइड चल रही है 17 नंबर की। उसके बाद में जो अपना आ गया, ठीक है, गुड क्वालिटी सीड आ गया। गुड क्वालिटी सीड के बाद में, ठीक है, यहां से देख लेते हैं। चलो मैंने गुड क्वालिटी मतलब कि जो सीड की क्या क्या मतलब है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो गुड क्वालिटी सीड जो मतलब कि यहाँ पे यार यहाँ पे एक जो डायग्राम भी था, अच्छा डायग्राम नीचे, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स नेम टेक्स्टा। जो सीड की यहाँ पे बात चल रही है, जो इसकी मतलब कि सीड की जो अपन आउटर लेयर देखते हैं तो इसे अपन क्या नाम देते हैं, जो मतलब सीड होता है ये कोई पर्टिकुलर, तो इसके अपन अगर जो आउटर लेयर है ये देखते हैं तो इसको अपन क्या नाम देते हैं, इसको अपन टेस्टा नाम देते हैं। लेकिन जो अंदर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, जो अंदर वाली लेयर होती है इसे अपन क्या नाम देते हैं, इसे अपन टेगमेन नाम देते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या होता है, चलो मैं आपको इसकी सीड की स्ट्रक्चर है वो बता देता हूँ। गुड क्वालिटी सीड क्या होती है वो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीड कोट। सीड कोट किस काम में लिए, मतलब सीड कोट क्या है मेरे भाई, सीड कोट क्या है, ये बीज का जो बाहरी आवरण है और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। जो मतलब कि बीज के जो भारी आघात होते हैं उनसे कौन बचाता है, सीड कोट बचाता है, ठीक है। इसके बीज के अंदर 3 चीज होती हैं, एक होती है आपकी एम्ब्रियोनिक रूट, एक होती है आपकी सीड कोट, एक होता है आपका एंडोस्पर्म। सीड कोट क्या करता है, बीज को भारी आघातों से बचाता है। जो आपका एम्ब्रियोनिक रूट क्या करती है आपको पता है, ये भ्रूण होता है, भ्रूण के अंदर क्या निकली रहती हैं, आपकी जड़ें निकली रहती हैं, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पे जो भोजन संचरित होता है, यहाँ पे जो भोजन संचरित होता है इसे अपन क्या नाम देते हैं, इसे अपन एंडोस्पर्म नाम देते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो मेरे भाई इसे जो मतलब कि भ्रूण को, और जो यहाँ पे जो भोजन संचरित होता है इस किसके काम आता है, ये आपका भ्रूण के काम आता है। तो भ्रूण के लिए जो भोजन यहाँ पे संचरित होता है इसे अपन क्या नाम देते हैं, एंडोस्पर्म नाम देते हैं। तो यहाँ से आपका एक चीज आ गई सीड कोट, एक चीज आ गया आपका एंडोस्पर्म, एक चीज आ गया आपका एम्ब्रियोनिक रूट। एम्ब्रियोनिक रूट को आपका कौन पोषण देता है, यहाँ से जो भोजन संचरित होता है इसे अपन नाम देते हैं एंडोस्पर्म। जो किसके लिए भोजन संचरित होता है, वो आपका एम्ब्रियोनिक रूट के लिए आपका भोजन संचरित होता है, ठीक है।
और ये फिर से आगे आपके गुड सीड के जो मतलब की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये मतलब कि गुड सीड के जो आपके फिर से आगे तो ट्रू टू टाइप का मतलब कि तो मतलब कि इन जो यहाँ ये गुड सीड शुड प्रोसेस द फॉलोइंग क्वालिटीज, मेरे भाई जो मतलब कि एक अच्छा बीज हो उन सारी चीजों को फुलफिल करना चाहिए, इन सारी चीजों को वो फॉलो करता हो। तो ट्रू टू टाइप का मतलब क्या समझिए यहाँ से, इट शुड सम एक्यूरेट मैटर विद आइडेंटिफाइड एंड शुड, जो मतलब यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि जो मतलब ट्रू टू टाइप का मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर आपने कोई भी बीज लिया है तो मेरे भाई सारे बीज सेम होने चाहिए। जैसे आपने HHB 67 एक वेरायटी ली जो कि बाजरा की है, शीघ्र पकने वाली वेरायटी है, यही अगर आपने सोनालिका ली है गेहूं की, तो मेरे भाई एक भी बीज उसके अंदर अलग ना हो, सारे बीज सेम होने चाहिए। अगर आपने पर्टिकुलर एक किस्म ली है तो वो सारी किस्म के बीज मतलब कि जो भी आपने बीज ग्रो कर रहे हो वो सारे सेम होने चाहिए। ट्रू टू टाइप का मतलब ये है। हेल्दी एंड प्योर का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई पेस्ट नहीं लगा रहना चाहिए, वो कोई डिजीज ना हो उस बीज पर, ठीक है, डिजीज ना हो, रोग कीट पतंगों से मुक्त आपका जो है बीज होना चाहिए। उसके बाद में जो अवेलेबल है आपका दे शुड हैव ए हाई जर्मिनेशन, भाई जो आपका बीज है अगर वो गुड क्वालिटी सीड के अंदर अगर उसे अपन काउंट करें हैं तो मेरे भाई उसकी जो जर्मिनेशन परसेंट कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा हाई रहनी चाहिए। भाई जर्मिनेट तो अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो यूनिफॉर्मिटी है, द सीड शोइंग शुड बी लीव्स वन, मेरे भाई जो साइज शेप एंड कलर के अंदर सेम रहना चाहिए आपका, जो भी अगर आप पर्टिकुलर सीड ले रहे हो कोई भी प्रकार से डिफरेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में और आपका जो सीड अपन क्या नाम दे, जैसे मैंने आपको सीड की डेफिनेशन बताई थी, यहाँ पे आपको मेच्योर एंड वेल डेवलप्ड का मतलब मैंने आपको समझा। सीड की डेफिनेशन ही क्या थी, सीड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था मेच्योर, ठीक है, आपका जो मेच्योर एंड फर्टाइल ओव्यूल होता है, ठीक है, जो आपका मेच्योर एंड क्या होता है, आपका फर्टाइल ओव्यूल होता है, जो आपका परिपक्व बीजांड होता है, उसे अपन क्या नाम देते हैं, उसे अपन सीड बीज नाम देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो आपका बीज होना चाहिए वो मेच्योर एंड फर्टाइल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्लासेज ऑफ सीड आ गई, ब्रीडर सीड आपका प्रजनक बीज के बारे में भी मैंने आपको बताया था। प्रजनक बीज जैसे मतलब कि न्यूक्लियस बीज से क्या बनता है, आपका प्रजनक बीज बनता है, इनके बारे में मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। ये आपका पता है, मैंने आपको बताया था कि इसकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज एंड जो प्योरिटी होती है वो 100% होती है, और इसके ऊपर जो सुनहरे पीले रंग का टैग लगा रहता है ये वैज्ञानिकों के पास होता है, अपन को नहीं दिया जाता है, ठीक है। फाउंडेशन शीट की मैं बात करूं तो मेरे भाई जो आपका फाउंडेशन शीट होता है उसकी भी मैंने आपकी बात कर ली थी, किससे ये प्रोड्यूस होता है, तो मेरे भाई ये आपका ब्रीडर सीड से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो सारी बातें यार मैंने आपको बता दी थी, तो इसके अंदर कोई बताने से मतलब है नहीं, इसको अपन आधारभूत बीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लेना कैसे इसके अंदर जो टैग लगा रहता है आधार बीज पे, मैंने आपको बताया था व्हाइट कलर का टैग लगा रहता है, केवीके के अंदर आपका उपयोग लिया जाता है। भौतिक शुद्धता इसकी 99% आप मान के चल सकते हो। रजिस्ट्रेड सीड होते हैं जो आपका इसके अंदर कैसा टैग लगा रहता है, पर्पल रंग का टैग लगा रहता है, ठीक है। रजिस्टर्ड शीट होते हैं, इसके अंदर आपका पर्पल कलर का टैग लगा रहता है, जिसे अपन हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो सर्टिफाइड सीड आता है, आपका जो सर्टिफाइड सीड आता है वो आप देख ले, दिस इज कमर्शियल सीड फॉर फार्मर। तो मेरे भाई जो फार्मर्स होते हैं इसी बीज का जो क्या लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई जो गवर्नमेंट की एजेंसी है ये इंश्योर करती है इनकी क्वालिटी एंड प्योरिटी, जो कि आपको अच्छी क्वालिटी एंड प्योरिटी है वो प्रोवाइड करवाते हैं, सर्टिफाइड सीड होते हैं, ठीक है। तो ये सीड के टाइप है वो मैंने आपको बता दी है। कुछ आपकी बीज की शुद्धता को, प्योरिटी को मापने के लिए आपका सूत्र है शुद्ध बीजों का भार, नमूने के लिए बीजों का भार। जैसे मतलब कि शुद्ध बीजों का भार कितना है 96, और नमूने के लिए बीजों का भार कितना है 98, तो क्रॉस में क्या कर देना है 100 कर देना, और जो आपका निकल के आएगा वो क्या आएगा, आपका बीजों की शुद्धता प्रतिशत आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। बीज के अनुवांशिक की जाती है शुद्धता, वो क्या होती है वो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। थ्योरी है आपकी, ठीक है। अगर मैं हर एक थ्योरी को पढ़ाने लग जाऊं तो इससे कोई मतलब है नहीं। जैसे अगर आप इसको पढ़ोगे तो मैंने जो आपको समझाने वाली चीजें थी वो तो मैंने आपको समझा दिया, अब आपको थ्योरी है आपको रीड आउट करनी पड़ेगी। पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम अपने एग्रीलॉग फैमिली है उस पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हाइब्रिड भी मैंने बात की थी, हाइब्रिड क्या होता है इसके आपको पढ़ लेना है, ठीक है। डिफरेंट वेराइटी होते हैं उनका आपको क्रॉस करवाया जाता है, हाइब्रिड बन जाता है द्विज संकर। इसे द्विज संकर किसको बोलते हैं, इसे समान गुणों वाले माँ बाप जो आपस में दो लोसाई में अंतर रखते हैं, मिलाप क्रॉस उत्पन्न करके द्विज संकर प्रणाली बनाई जाती है, ठीक है। मतलब अंतर रखते हैं, हाइब्रिड आपको पता है, वेराइटियों का क्रॉस करवाया जाता है, इसके अंदर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बीज का आकार, आकृति, रंग, ठीक है।
इनको भी आपको पढ़ लेना है। बीज का आकार, आकृति, एक रंग, सेम साइज, मतलब कि किसी जाति के बीज के कृषक के खेत में बोना चाहते हैं तो अगर आकृति आकार समान होने चाहिए, वो मैंने आपको पहले भी बताया था भाई। अगर आप किसी पर्टिकुलर सीड को ले रहे हो, गुड सीड क्वालिटी के अंदर इसको अपन क्या करते हैं, गुड सीड क्वालिटी के अंदर इसको अपन क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया भाई, सेम होना चाहिए एंड और सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, तो इसको आपको रीड आउट कर लेना है, ठीक है। बताने वाली चीज मैं आपको बता दूंगा। बीजों में नमी की मात्रा है, ठीक है, बीजों के अंदर नमी की मात्रा है, अंकुरण क्षमता का बीज के नमी का मात्रा सीधा संबंध होता है। और आपको मैं बता दूं, आपको मैंने यहाँ पे बताया था, क्या बताया था, डोरमेंसी बताई थी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, डोरमेंसी बताई थी। वहीं पे जैसे मतलब कि आपको मैं यह चीज बताई है ना अभी, जो मैंने यहाँ पे यार आपको अभी जो अंकुरण प्रतिशतता, आप यहाँ पे एक जो शुद्ध बीजों का बार, आप एक यहाँ पे एक और चीज मतलब कि इंक्लूड करके चलना, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मतलब कि एक तो होता है आपका सीड इंडेक्स, ठीक है, कुछ बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका सीड इंडेक्स, ठीक है, सीड इंडेक्स होता है। और एक क्या होता है आपका, इसको अपन क्या नाम देते हैं, सीड इंडेक्स को अपन नाम देते हैं बीज सूचकांक, ठीक है। इसको अपन क्या नाम देते हैं, इसको अपन बीज सूचकांक नाम देते हैं। एक बार भी नहीं रुका हूं मेरे भाई, कंटिन्यू आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है और इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए। बात करने को तो मैं कर सकता हूं, लेकिन वो मेरा पर्पस नहीं है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है लेकिन कुछ सीखने के लिए किया है तो आपका टाइम जाया ना जाए, ठीक है। टेस्ट वेट की अपन बात करते हैं, टेस्ट वेट आपका क्या होता है, तो टेस्ट वेट की अपन बात करते हैं। तो सीड इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, सीड इंडेक्स क्या होता है, सीड इंडेक्स होता है 100 दानों का भार। सीड इंडेक्स होता है आपका 100 दानों का भार। और वहीं मैं बात करूं टेस्ट वेट की, तो मेरे भाई 1000 दानों का भार को अपन क्या नाम देते हैं, टेस्ट वेट नाम देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को आपको क्लियर करके चलना है, दोनों चीजों को आपको क्लियर करके चलना है। तो यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद में बीज आकार जो सेम होने चाहिए, नमी की मैंने आपको यहाँ पे जैसे मतलब कि बताया था, जैसे मतलब कि बीजों में नमी की मात्रा तो ये है कि भाई एकदम पौधे अगर एकदम सूखे हो जाएंगे, मतलब कि बीज आपका अगर एकदम भी सूखा हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पे भ्रूण भी मर जाएगा, थोड़ी बहुत आपकी नमी की मात्रा एंड ऑल है। वो सारी चीजें अगर आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। थ्योरी है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं ही। और मेरे भाई अगर आपका जो बीज है उसके अंदर अगर आपकी ज्यादा नमी होगी तो उसके अंदर क्या होगा, फिर कीट रोग व्याधियां हैं उसका जो प्रकोप है वो अधिक हो जाएगा। बाद में वो गुड सीड के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो पौधा ही नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद में जो सीड मैच्योरिटी है, सीड मैच्योरिटी के बारे में भी मैंने आपको बताया था भाई। आपका जो सीड है वो परिपक्व होना चाहिए। जो से मैंने आपको सीड की डेफिनेशन बताई थी, सीड की मैंने आपको क्या बताई थी, डेफिनेशन बताई थी। उसके अंदर भी मैंने ये चीजें बताई थी आपको कि अगर आपका सीड है वो पूरी तरीके से आपका मेच्योर होना चाहिए। मेच्योर एंड फर्टाइल ओविल के अपन सीड नाम देते हैं। अगर आपका बीज है वो परिपक्व नहीं रहेगा तो उससे एक है, ठीक है। जैसे आप देख लो यहाँ पे अधिकतम बीज अपरिपक्व होने के कारण, मतलब कि अमेच्योर होने के कारण सामान्यतः अंकुरित नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, जर्मिनेशन वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो बीज है परिपक्व नहीं है, इसकी वजह से वो नहीं करते हैं। आपका क्या नहीं करते हैं, जर्मिनेशन नहीं करते। तो मेरे भाई बीज का परिपक्व होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अपरिपक्व बीजों के अंकुरित पौधे की बढ़वार भी कम होती है, ठीक है। जो अमेच्योर जो मतलब कि पौधे होते हैं, अपरिपक्व पौधे होते हैं, उनकी जो बढ़वार है जितनी उनकी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। पौधे छोटे कमजोर रह जाते हैं और प्रतिकूल दशाओं के प्रति भी कम सहनशील होते हैं, ठीक है। अधिक प्रकार परिपक्व साफ गुद्दीदार सुडोल आकार का बीज ही बोना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बीज अंकुरण, मतलब कि बीज अंकुरण क्षमता की अपन बात कर लेते हैं। बीज अंकुरण क्षमता है जर्मिनेशन कैपेसिटी ऑफ सीड। मेरे भाई एक अच्छा गुड क्वालिटी सीड अगर जो होता है उसका जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी आपको पता है 75% से आपका अबव होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे नीचे है तो जर्मिनेशन परसेंट उसके अंदर काउंट नहीं किया जाता है, तो इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है। अंकुरण प्रतिशत की मैं बात करूं तो अंकुरण प्रतिशत क्या होता है, अंकुरित बीजों की संख्या। जैसे अंकुरित बीज अपने पास कितने हैं, 86 है, ठीक है। और परीक्षण हेतु लिए गए बीजों की संख्या अपने यहाँ पे कितने 90 बीज ले लो, तो इसको आप क्रॉस करोगे तो बाद में आपका क्या आ जाएगा, आपका जो अंकुरण प्रतिशत है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख लो बीजों की अंकुरण क्षमता बीजों के ऊपर पाई जाने वाली कठोर सतहों से भी प्रभावित होती है। तो जैसे मैंने आपको डोरमेंसी पढ़ाया था, जैसे आपने ये लाइन पढ़ी है, बीजों की अंकुरण क्षमता बीजों के ऊपर पाई जाने वाली कठोर सतहों से भी प्रभावित होती है। तो मैंने आपको डोरमेंसी पढ़ाया था ना, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, डोरमेंसी आपको मैंने पढ़ाया था कि डोरमेंसी के अंदर क्या होता है, सुषुप्तावस्था,
डोरमेंसी के अंदर क्या होता है, जैसे मतलब कि आपका जो बीज है किसी की, मतलब कि अगर वो उसको सारी चीजें एकदम सही मिल रही है लेकिन फिर भी वो अगर ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जो मतलब कि ऊपर की जो लेयर है वो बहुत ज्यादा कठोर हो गई है, जिसकी वजह से इसको क्या नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इसको नमी नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, और इसकी वजह से ये क्या नहीं कर पा रहा, ये जो है बीज है अंकुरण नहीं कर पा रहा। तो मेरे भाई वो चीजें यहाँ पे दी गई है, ठीक है, वो चीजें यहाँ पे दी गई हैं। इसकी आपको डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए आपको पता है यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन जो करते हैं वो ये करते हैं कि जो है इसको बीज है उससे ऊपर छील देते हैं ऊपर से, या फिर बीजों को गर्म किया जाता है, जो मतलब वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया, तो इनको आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनके अंदर, तो ठीक है। बीजों का अंकुरण प्रतिशत अधिक होते हुए भी खेतों के अंदर बीज कभी कभी कम होता है। तो मेरे भाई ये भी जो चीजें हैं, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं डोरमेंसी के अंदर आ जाती हैं कि भाई बीज वाई के अंदर आ जाते हैं, भी बीज आपने बहुत नीचे लगा दिया है तो यहाँ आपको डोरमेंसी फिर से देखने को मिल जाएगी। बहुत अधिक गहराई के अंदर अगर आपने बीज लगाया तो वो भी बीज आपका ग्रो नहीं होता है, उसको नमी प्रकाश नहीं मिल पाता है, वायु नहीं मिल पाता है, खेत में नमी की मात्रा का कम हो जाना, ठीक है। तो सारे फैक्टर, भूमि में अंकुरण के लिए उचित ताप का न मिलना, तो आपको पता है मृदा ताप भी इंपॉर्टेंट होता है। मृदा ताप को कौन प्रभावित करता है, जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वो भी प्रभावित करता है। आपको पता है मृदा ताप का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका बीज के जर्मिनेशन के अंदर सूर्य के प्रकाश का उचित मात्रा में न उपलब्ध होना, वो मैंने आपको यार डोरमेंसी के अंदर बताई थी। उसके बाद में बीज जीवन क्षमता आ गई आपकी, ठीक है, सीड अवेलेबिलिटी आ गई आपकी, बीज के उपस्थित भ्रूण जन्मपलाज यदि किन्हीं, तो मेरे भाई क्षतिग्रस्त होते, जीवन क्षमता क्या, इनको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपका टेट्राजोलियम क्लोराइड परीक्षण, जिसको अपन TZ जो है आपका परीक्षण या टेस्ट भी बोलते हैं, जीवन क्षमता परीक्षण के लिए भ्रूण को एक मतलब कि जीवन क्षमता का यहाँ पे परीक्षण किया था, भाई पौधे के अंदर कितनी क्या जीवन क्षमता, वो किन किन चीजों को मतलब कि जीवन क्षमता का यहाँ पे यार जो है यहाँ पे यार वो किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। उसके अंदर क्या गया, जीवन क्षमता का परीक्षण के लिए भ्रूण को 1% 235, किसके अंदर 235 ट्राइफिनॉइल टेट्राजोलियम क्लोराइड के घोल के कुछ घंटों तक उपचारित करते हैं। जीवित कोशिकाओं में श्वसन होता है। रंगहीन टेट्राजोलियम जो क्लोराइड है भ्रूण के संपर्क में आने से भ्रूण की जीवित कोशिकाओं का रंग कैसा हो जाता है, लाल रंग हो जाता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय, ये हैदराबाद एंड ओले जो है आपका थ्योरी है, ये इसको आपको पढ़ लेना है। टेट्राजोलियम परीक्षण के अंदर आपको पता है जो आपका 235 ट्राइफिनॉल टेट्राजोलियम क्लोराइड है, इसको क्या करते हैं, इसको जो बीज है उनका जो है बीज का जो है बीज को किसके अंदर डाल देते हैं, बीज का जो आपको डाल देते हैं घोल के अंदर डाल देते हैं। टेट्राजोलियम 235 जो आपका टेट्राजोलियम घोल होता है उसके अंदर वो जिसको जीवित बीज जो श्वसन करते हैं, और रंगहीन टेट्राजोलियम भ्रूण के संपर्क में आने से कैसा हो जाता है, जीवित कोशिकाओं का रंग आपका लाल हो जाता है। तो इनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आपका आता है फिर आपका तटस्थ परीक्षण, इसको अपन क्या नाम देते हैं, कोल्ड टेस्ट नाम देते हैं, ठीक है। कोल्ड टेस्ट इसके अंदर क्या नाम देते हैं, इसके अंदर चेक किया जाता है भाई बीज के अंदर कितनी क्या क्षमता है पाला सहन करने की, धूप सहन करने की, वो सारी चीजें यहाँ पे जैसे मतलब जो अनुकूल दशाएं होती हैं, ठीक है, मतलब प्रतिकूल दशाएं होती हैं। बीजाकुर की जीवनोज जानने के लिए कुछ समय के लिए बीजों की प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे ठंडी, नमी, जीवाणुयुक्त भूमि में उगाकर बाद में अधिक ताप में उगाकर अनुकूल परिस्थितियों को सहनशीलता के लिए परीक्षण किया जाता है। इसी को तटस्थ परीक्षण कहते हैं। जो मतलब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं बीज के लिए, जैसे आपके पाला हो गया, सर्दी होगी, गर्मी होगी, रोग युक्त जीवाणु मतलब कि जीवाणुयुक्त जो भूमियां हैं उसके अंदर उगाया जाता है और चेक किया जाता है कि कितनी क्या उनके अंदर जर्मिनेशन परसेंट है, कितनी चीजों को वो सहनशील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बीज की रोग मुक्तता, ठीक, बीज सदैव रोग मुक्त होना चाहिए, गुड क्वालिटी से के अंदर मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो इसको आपको जो थ्योरी है इसको आपको पढ़ा लेना है। और वहां पे फिर से आ गई आपकी बीज प्रसुप्ति, सीड डोरमेंट से आ गई आपकी, ठीक है, सुषुप्तावस्था भी बोलते हैं। कुछ फसलों में बीज अंकुरण की अनुकूल आवश्यकताएं मिलने पर भी, जैसे बीज है उसको सारी चीजें मिल रही है फिर भी वो क्या नहीं कर पा रहा, ग्रो नहीं कर पा रहा, तो अंकुरण न होने के कारण बीजों का भ्रूण प्रस्तुति अवस्था में होना पाया जाता है। बीज में प्रसुप्ति अवस्था निम्न कारणों से होती है। अंकुरण से निरोग कारक जैसे निरोधक के बीज में उपस्थिति, बीजावरण कठोर हो जाना, जैसे मैंने आपको बताया था जो बीज का आवरण है, जो सीड कोट है वो आपका इतना ज्यादा कठोर हो जाता है, जो आपका भारी आगाजों से जो आपका प्रोडक्शन करता है वो इतना ज्यादा कठोर हो जाता है कि उसके अंदर नमी प्रकाश सही से नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से जो पौधा जर्मिनेट नहीं कर पाता है। तो इन टॉपिक्स को जो मतलब ये जो टर्म्स है इनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में जो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए क्या किन चीजों का उपयोग करना चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूं। भाई बीज का जो आवरण है उसको अपन खुरसते हैं, ठीक है, जैसे आपका ये सीड है,
इसका जो सीड कोट है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो गया है, तो इसके अंदर जो है नमी नहीं जा रही, प्रकाश नहीं जा रहा, वायु नहीं ले पा रहा। तो इसके लिए आपको बताया भाई बीज का अगर अंकुरण के लिए उसको ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, ठीक है, नमी भी चाहिए होती है, प्रकाश भी चाहिए होता है, वायु भी चाहिए होती है। तो अगर इसका सीड कोट है वो सॉलिड हो गया तो इसको कुछ ना कुछ चीजें हैं वो यहाँ पे नहीं मिलती हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, बीज का जो बाहर का आवरण होना जिसे अपन सीड कोट बोलते हैं, इससे अपन कुचल देते हैं, या फिर प्रकाश उपचार जिसको अपन बोलते हैं, लाइट ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको पता है लाइट ट्रीटमेंट के अंदर आपको क्या किया जाता है वो मैंने आपको बताया था। जैसे मतलब टेम्परेचर के अंदर अब जो बीजें हैं उनको जो है 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर के अंदर छोड़ देते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। प्रकाश उपचार के अंदर क्या करते हैं, ठीक है, कुछ बीजों का अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो मेरे भाई प्रकाश के अंदर आपको 50-55 डिग्री तक इसको छोड़ दिया जाता है। और जो आपका बाद में आता है तापमान उपचार, टेम्परेचर ट्रीटमेंट इसको अपन बोलते हैं। तो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के अंदर भी आपको बताया भी टेम्परेचर ट्रीटमेंट के अंदर इसको क्या किया जाता है, इसको आपको बीजों का अंकुरण बढ़ाने के लिए बीजों को कभी कभी न्यून ताप से लाइट ट्रीटमेंट उसके न्यून ताप से अधिक तापमान पर रखना पड़ता है। इस प्रकार की बीजों को प्रसुप्ति अवस्था नष्ट हो जाती है। तो मेरे भाई क्या किया जाए, बीजों को क्या किया जाए, कभी न्यून तापमान मतलब कि कम तापमान जैसे 15 डिग्री सेंटीग्रेड अभी के लिए तापमान है, लेकिन बाद में क्या करेंगे इसको 50-55 डिग्री टेम्परेचर पर इसको क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। इसको आप थोड़ा अलग है, मैंने इसके रिलेट करके समझा दिया, तो इसको आपको पढ़ लेना है, कोई ज्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। इससे यहाँ पे क्या किया जाता है, सोलर ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश की लाल किरणों के बीज अंकुरण में सहायता मिलती है। बीजों को जो प्रकाश आवश्यकता है उसे प्रकाश का उपचार देना आवश्यक होता है। जैसे मतलब कि प्रकाश उपचार का मतलब यही है कि उसको प्रकाश के अंदर रख दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे है आपका टेम्परेचर ट्रीटमेंट। इसके अंदर क्या किया जाता है, बीज को कम तापमान से क्या है उच्च तापमान जो होता है उस पे बीज को रखते हैं 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पे क्या रखा जाता है, बीजों को रखा जाता है। किसके लिए रखा जाता है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। और वही मैं बात करूं दबाव उपचार, ठीक है, तो उनको आपको पढ़ने, रासायनिक उपचार भी आपके किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट है उसका उपयोग अपन करते हैं, किसके लिए करते हैं, 0.1% गंधक काम्ल एंड ओल इनका उपयोग करते हैं। इनका घोल बनाकर क्या करते हैं, बीजों को उपचारित करते हैं, जिससे आपकी जो सीड डोरमेंसी है वो ब्रेक हो जाती है और अपना जो बीज है वो सही से यहाँ पे ग्रो होने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो आपका यही इतनी देर चल रहा था रियल वैल्यू वास्तविक मान, बीज का वास्तविक मान, ठीक है। फसल की किन्हीं दो जातियों की उत्तमता का मतलब कि फसल की दो जाति हैं, उनमें से कौन सी उत्तम है उसका पता लगाने के लिए क्या टेस्ट किया जाता है, रियल वैल्यू टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाए, अंकुरण प्रतिशतता है, शुद्धता प्रतिशतता है, 100 किया जाता है। जैसे आपकी क्या हो गया, अंकुरण प्रतिशतता कितनी है, अंकुरण प्रतिशतता है आपकी 75% है, वहां पे अंकुरण क्षमता है। और वही शुद्धता की मैं बात करूं तो मेरे पास 99% है आपकी शुद्धता है, और 100 इसको क्रॉस करते हैं तो जो यहाँ पे निकल के आता है उसे अपन क्या नाम देते हैं, रियल वैल्यू नाम देते हैं, ठीक है। और किन्हीं दो जाति हैं उसके अंदर कौन सी जाति बेस्ट है उसका पता लगाने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, रियल वैल्यू जो बीज का वास्तविक मान है उसको अपन ज्ञात करने के लिए ये करते हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी थ्योरी के बाद में अब यहाँ पे मतलब थ्योरी होगी आपकी सीड के बारे में। सीड तो रियल वैल्यू तक मैंने आपको पढ़ा दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं बुआई से पूर्व बीजों का उपचार, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट बिफोर शोइंग, जैसे मतलब कि आप कोई भी बीज को बो रहे हो उससे पहले आप क्या करते हो, बीजोपचार करते हो। बीजोपचार के अंदर क्या क्या चीजें काम में लेते हो, FIR का क्या मतलब है यहाँ पे, फंजीसाइड, ठीक है, फंजीसाइड होते हैं आपके, उनका काम में लेते हो। उसके बाद में जो आपके इंसेक्टिसाइड है उनका आप काम में लेते हो। उसके बाद में आप राइजोबियम का नाम लेते हो। फंजीसाइड क्या होते हैं आपको पता है, फंजी आपके कब होते हैं, कवक होते हैं तो आपको कवकनाशी का उपयोग करते हो। बाद में आपका इंसेक्टिसाइड यानी कि आप कीटनाशी का उपयोग करते हो। बाद में आप किसका उपयोग करते हो, राइजोबियम का उपयोग करते हो। और राइजोबियम किसकी जड़ों के अंदर होता है, राइजोबियम आपको पता है दलहनी जो क्रॉप्स हैं, दलहनी जो फसलें हैं उसके अंदर आपको पता है जो आपका राइजोबियम है, ठीक है, राइजोबियम आपका होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब यहां से अपन बात करते हैं तो मेरे भाई यहां से अगर आप देखोगे तो बोने से पूर्व बीजों का उपचार अनेक उद्देश्यों जैसे बीजों में पाए जाने वाले रोगाणुओं को नष्ट करने, ठीक है। बीजों का उपचार क्यों करते हैं, जो मतलब बीजों के अंदर जो रोगाणु है उनको नष्ट करने के लिए, भूमि के मतलब कि जो आपके रोगाणुओं से नष्ट करने के लिए, ठीक है, भूमि में रोगाणुओं द्वारा बीज होने वाले आक्रमणों बीज बचाने के लिए, दलहनी फसलों में करंतुए में बनाने वाले जीवाणु निवेशन के लिए, बीजों की बुआई में सुविधा के लिए उपचार बोने से पहले किया जाता है। इसका जो विशेष निकास करते हैं, ठीक है। बीज से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाव उपचार, तो मेरे भाई आप क्या उपयोग कर सकते हो, अपन क्या नाम लेते हैं, जो भौतिक विधियां हैं, मतलब कि भौतिक जो आपकी
मतलब कि यहाँ पे आप देखो तो भौतिक विधियां, बीज के अंदर छुपे हुए रोगों और रोगाणुओं कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित भौतिक विधियां अपनाई जाती है। कौन कौन सी भौतिक विधियां अपनाई जाती है? गर्म पानी से उपचार किया जाता है, आपको पता है गर्म पानी से उपचार किया जाता है 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पर 5 से 10 मिनट तक। क्या करते हैं अपन, क्या कर देते हैं वहां पे जो बीज का डुबो कर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और बाद में क्या करते हैं, ठंडे पानी के अंदर डुबो देते हैं 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अपन बीजों को रखते हैं। देन उनको क्या है, ठंडे पानी से मतलब पहले क्या करते हैं, ठंडे पानी के अंदर बीजों को डालते हैं, बाद में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पर क्या रखते हैं, बीजों को वहां पे सुखा देते हैं। तो ये आ गया आपका गर्म पानी उपचार। ये थ्योरी किसने दी थी? जेनसन ने दी थी, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं सौर उष्णता उपचार, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोलर ट्रीटमेंट, इसको अपन नाम देते हैं। सोलर ट्रीटमेंट के अंदर आपको क्या होता है, सोलर ट्रीटमेंट है, इसके अंदर आपको मैं बता दूं तो मेरे भाई ये जो थ्योरी यहाँ पे दी थी ये आपकी जेचन व लूथर ने दी थी। सोलर ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार की बीजों की बीमारियों कीटों को नष्ट करने के लिए इस उपचार की सहायता ली जाती है। इस विधि के अंदर मई व जून के महीनों में तेज धूप में देते हैं तो मेरे भाई सोलर ट्रीटमेंट आपका किया जाता है। 40 से 50 सेंटीग्रेड तापमान होना आवश्यक होता है इस उपचार के लिए। मतलब कि यार गेहूं का जो कंडवा रोग है इनके लिए जो है रोग नहीं हो, इसके लिए उपचार किया जाता है। सोलर ट्रीटमेंट आप समझते हो, धूप के अंदर बीजों को रखा जाता है। उसके बाद में जो रासायनिक विधि है उसके अंदर आपको पता है, रासायनिक विधि के अंदर आप क्या करते हो, पहले आपको मैंने बता दिया, पहले आपके क्या आते हैं, फंजीसाइड आते हैं, बाद में आपका इंसेक्टिसाइड कीटनाशक आते हैं, बाद में आपका राइजोबियम आता है। तो कवकनाशियों की धूली बीज से उपचार मतलब कि किया जाता है। तो कवकनाशियों का आप प्रयोग करते हो, उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि समझाने वाली इसके अंदर कोई चीजें नहीं है, अगर आपको मैं समझाने, इसके अंदर को समझाने लायक चीजें नहीं है, थ्योरी है, ठीक है। जो समझाने लायक चीजें थी वो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। आगे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझाने लायक हैं, लेकिन अभी के लिए जो चीजें हैं वो समझाने लायक नहीं है। जो आप थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो उससे ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। कवकनाशियों के घोल द्वारा, जो आपका दूसरा आता है कवकनाशियों के घोल द्वारा बीजों का जो मतलब कवकनाशी है, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया फंजीसाइड, तो मेरे भाई कवकनाशियों के घोल के द्वारा भी बीजों का उपचार किया जाता है, ठीक है। बाद में जो आपका आता है वो आता है दलहनी फसलों के बीजों में ग्रंथिकाएं बनाने वाले जीवाणुओं का निषेचन, ठीक है। तो वातावरण में आयतन में 78% क्या है आपकी नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन पाई जाती है वातावरण की, यह नाइट्रोजन गैस के रूप में होती है, ठीक है। अतः उच्च मतलब कि जो हायर प्लांट होते हैं इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो फैक्ट्रियों के अंदर इस नाइट्रोजन को स्थिर करके उर्वरक बनाए जाते हैं, पौधों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। किस रूप के अंदर पौधों को उपलब्ध कराए जाते हैं? तो मेरे भाई यहाँ पे एक बार आप देख लो, विभिन्न दलहनी फसलों द्वारा भूमि में एकत्रित नाइट्रोजन की मात्रा एवं उनकी जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु का नाम, ठीक है। उनकी जड़ों के अंदर जो कौन कौन से जो राइजोबियम है वो पाए जाते हैं उनकी आप देख लो भाई, ठीक है। विभिन्न दलहनी फसलों द्वारा भूमि में एकत्रित नाइट्रोजन की मात्रा एवं उनकी जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु का नाम देख लो आप। चना कितना प्रतिशत नाइट्रोजन किग्रा प्रति हेक्टेयर? तो मेरे भाई 38.3। और कौन सा राइजोबियम पाया जाता है? राइजोबियम फेसिलोज, जो मैंने आपको बताया था भाई। पहले आपका फंजीसाइड आएगा, बाद में आपका इंसेक्टिसाइड। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? राइजोबियम की बात करें। मूंग की मैं बात करूं तो 34.5 राइजोबियम फेसिलोज वो पाया जाता है। लोबिया के अंदर मैं बात करूं तो 50% आपका जो है राइजोबियम जेपोनिकम पाया जाता है। मसूर की मैं बात करूं तो मेरे भाई राइजोबियम जेपोनिकम पाया जाता है। मटर की मैं बात करूं तो राइजोबियम लेग्यूमिनेसी मतलब कि लेग्यूमिने सीरम पाया जाता है। बरसीम की मैं बात करूं तो राइजोबियम ट्राइफोलाई आपका पाया जाता है। ढेंचा की मैं बात करूं तो राइजोबियम ट्राइफोलाई पाया जाता है। सोयाबीन की मैं बात करूं तो राइजोबियम जेपोनिकम पाया जाता है। लुपिन की मैं बात करूं तो यहाँ पे राइजोबियम मतलब ल्यूपिन पाया जाता है। और लूसन की मैं बात करूं तो मेरे भाई यहाँ पे आपका राइजोबियम जो है मेलिलोटाई पाया जाता है। मूंगफली की मैं बात करूं तो राइजोबियम मेलिटोलाई पाया जाता है। मेरे भाई इनकी जड़ों के अंदर कौन सा राइजोबियम, मैंने बताया था भी लेग्यूमिनेसी पादपों की जड़ों के अंदर जो है राइजोबियम पाया जाता है, जो क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। और इनके जो नाम है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो जैविक जो मतलब कि जैविक स्थिरीकरण क्या होते हैं इनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने लायक चीजें हैं जिसको आपको पढ़ लेना। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद दलहनी ग्रंथिकाओं को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो प्रकाश की अवधि है, ठीक है। तो दलहनी जो फसलें उनको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं,
तो मेरे भाई बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आज की से जो है क्लास के अंदर बता दी हैं। पहले और भी बता दो तो मेरे भाई जो दलहनी ग्रंथि को प्रभावित करने वाले कारक प्रकाश अवधि 8 से 12 घंटे प्रकाश सघनता ग्रंथियों के बनाने में सहायक होते हैं, जो आपने वहां पे पढ़ी होगी। डे न्यूट्रल प्लांट हो गया आपका, शॉर्ट डे प्लांट हो गया आपका, लॉन्ग डे प्लांट हो गया। तो वही चीजें हैं जो आपको पता है अंकुरण के लिए किसको कितना, किसी को 10 घंटे चाहिए, वहीं पे किसी को 12 घंटे चाहिए। ठीक है, जो आपका प्रसाव जिसको अपन जो है प्रकाश की आवश्यकता बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश अवधि जिसको चाहिए होती है, जिसके अकॉर्डिंग अपने डिवाइडेशन भी वहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, डिवाइडेशन भी वहां पे पढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं आप। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी थी। आपके जो टाइप्स ऑफ सीड है, ब्रीडर सीड क्या होता है, गुड सीड क्वालिटी क्या होती है। ठीक है, इनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ लेना है इनको आपको। उसके बाद में अपन बात करते हैं सुषुप्तावस्था। तो सुषुप्तावस्था वैसे तो मैंने आपको पढ़ा दी थी, उसकी बात कर लेते हैं सुषुप्तावस्था की। तो सुषुप्तावस्था आपकी क्या होती है, तो बीज जीवित होते हुए भी अंकुरित नहीं हो पाता है, तो उसे अपन क्या नाम देते हैं, सुषुप्तावस्था नाम देते हैं। ठीक है, बीज आपका जीवित है लेकिन फिर भी क्या नहीं हो पा रहा है, फिर भी आपका अंकुरण नहीं हो पा रहा है, जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, तो इसे अपन क्या नाम देते हैं, सुषुप्तावस्था कहते हैं। ठीक है, एक तो होती है आपकी इननेट डोरमेंसी। इननेट का मतलब क्या होता है, जन्मजात सुषुप्तावस्था। कोई चीज अब जैसे मतलब कि आप काले हो, आप गोरे हो, आप नीले हो, पीले हो, लेकिन ये कि अगर आपका मतलब माता पिता है, ठीक है, माता पिता के अंदर एक कोई मतलब कि गोरे हैं, एक काले हैं, या फिर उनके अंदर कोई ऐसी जो मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपके अंदर भी आ चुकी हैं, तो ये है कि भाई इनेट जो जन्मजात ही आपको मिली है। ठीक है, जैसे आप जन्मे हो उसी के साथ में आपको वो चीजें मिली हैं, जैसे मतलब कि जन्मजात सुषुप्ता। वो तो मेरे भाई जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया वो तो हो गया आपका जो है जेनेटिक्स का, लेकिन ये है इनेट का मतलब जैसे ही आप जन्मे हो, जन्म के साथ में ही। ठीक है, जन्म के साथ में ही मान सकते हो, जन्मजात का यही मतलब होता है इनेट। ठीक है, ये आनुवांशिक कारणों के साथ उत्पन्न होती है, जैसे बीज चोल का कठोर हो जाना। जैसे मतलब इनेट का मतलब जैसे मतलब कि आपको मैंने बताया था भाई, बीज चोल है यानी कि सीड कोट है, वो इतना ज्यादा कठोर हो जाना कि भाई उसको नमी एंड ऑल जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो है पौधा जर्मिनेट नहीं कर पाता। एक हो गया आपका भ्रूण का निर्माण नहीं होना। भ्रूण कहाँ पे होता है, जिसके ऊपर आपको पता है भाई भ्रूण के कौन भोजन प्रोवाइड करवाता है, एंडोस्पर्म से उसको क्या है भोजन संचरित होता है, उसके ऊपर आपको पता है रूट लगी रहती है भ्रूण के ऊपर। उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं प्रेरित सुप्तावस्था। ठीक है, इंड्यूस्ड डोरमेंसी है सुप्तावस्था। आपको पता है 3 प्रकार की होती हैं आपकी, एक तो जन्मजात होगी आपकी प्रेरित सुप्तावस्था, एक आपकी बलकरंत सुप्तावस्था जो कि बीज अधिक गहराई पर चले जाते हैं उसके कारण होती है। तो मेरे भाई प्रेरित सुप्तावस्था इंड्यूस्ड आपकी सुप्तावस्था है, अधिक रासायनिक तथा हार्मोन के निर्माण के कारण होता है। ठीक है, एबीए ठीक है, आपका एक एब्सिसिक एसिड होता है, हार्मोन की अधिकता से अचानक से वातावरण में बदलाव होने पर जंगली जई में 3 सुषुप्तावस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इनको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद बलकरंत सुप्तावस्था क्या होती है, इसको आपको इनफोर्स डोरमेंसी किसे बोलते हैं, बीज की अधिक गहराई पर बुआई कर दें। ठीक है, अगर कोई बीज है ये यहाँ ग्रो हो जाना चाहिए था लेकिन ये यहाँ पे ग्रो हो गया है, तो मेरे भाई इसको तो जो प्रकाश एंड ऑल है सही चीजें सही से मिल रही है, लेकिन यही मैं इस बीज की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी जो प्रकाश है, इसको जो प्रकाश है वो भी नहीं मिल रहा, नमी है वो भी नहीं मिल रही, तो मेरे भाई यहाँ पे जो वो बीज है वो ग्रो नहीं होगा। और सुषुप्तावस्था है जो आपकी डोरमेंसी है, उसको अपन कैसे ब्रो करते हैं वो आप देख लो। सुषुप्तावस्था को तोड़ना तो मेरे भाई एक तो खुरच कर, ठीक है, जो आपका कठोर सॉलिड है आवरण है उसको अपन खुरच देते हैं, जिससे उसको जो सही से नमी एंड जो ऑक्सीजन एंड ऑल है वो सारी चीजें मिलने लगी। यह मुख्यतः दलहनी फसलों के अंदर उपयोग में लिया जाता है, जिनका सीड कोट है वो बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो हार्मोन तथा रसायन का उपयोग करिए, थायोयूरिया 1% सुषुप्ता तोड़ने में उपयोग किया जाता है। मुख्यतः किसके अंदर किया जाता है, आलू के अंदर किया जाता है। उसके बाद में जो आपका स्ट्रेटिफिकेशन आता है आपका तापमान से उपचारित करके। ठीक है, अन्य उपचार आ जाते हैं, आपका सोलर ट्रीटमेंट आ जाता है। सोलर ट्रीटमेंट के अंदर आपका जो खोज करता है सोलर ट्रीटमेंट के वो है कौन है, लूथरा है। ठीक है, सामान्यतः तापमान से 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है। यह विधि मुख्यतः बीज जनित रोगों के लिए उपयोग में ली जाती है। ठीक है, गर्म उपचार जो मैंने आपको बताई थी, बीज जनित के अंदर जो रोग होते हैं उसके अंदर आपको पता है सोलर ट्रीटमेंट आपका करते हैं। बीज का उपचार किसके अंदर करते हैं, बीज का उपचार आपको पता है सूर्य के प्रकाश के अंदर बीजों को रख देते हैं, जिससे आपका क्या है रोग कीट व्याधि है, ठीक है, वो उसका जो है प्रकोप कम हो जाता है। गर्म जल उपचार, ठीक, खोज करता जेनसन है, इसके अंदर आपको क्या करता है बीजों को 50 से 55 डिग्री गर्म जल के अंदर 5 से 10 मिनट तक रखा जाता है। 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं अपन, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, जो 50 से 55 डिग्री आपका जो जल है वो है उसके अंदर अपन क्या डाल देंगे, बीज डाल देंगे। उसको अपन कितनी देर तक रखे हैं, 5 से 10 मिनट तक रखते हैं। ठीक है, लाल प्रकाश, इसका उपयोग मुख्यतः तंबाकू की फसल के अंदर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो आगे आपके टाइप्स ऑफ सीड, ठीक है, टाइप्स ऑफ सीड आ गया आपकी।
तो टाइप्स ऑफ सीड के अंदर आपको मैंने बताया था भाई, न्यूक्लियस सीड होता है, न्यूक्लियस सीड से आपका क्या बनता है, प्रजनक बीज बनता है, प्रजनक बीज से आधार बीज बनता है, आधार बीज से आपको पता है जो आपका जो है आधार बीज से आपको जो अपना जो बीज मिलता है, जो किसान को मिलता है जो बीज, वो आपका बनता है, ठीक है, जिसको अपन प्रमाणित बीज बोलते हैं या फिर सर्टिफाइड बीज जिसको जब अपन नाम देते हैं। नाभिक बीज का तो शुद्धता 100% होती है, अपन को प्रोवाइड नहीं करवाए जाते हैं। अच्छे बीज के क्या गुण होते हैं वो आप देख लो, सभी बीजों अंकुरित एक साथ होना चाहिए, सरलता से मतलब कि अपन को सरलता से अपन को उपलब्ध हो, खेत में बीज की मात्रा कम लगती है। और मेरे भाई अच्छे बीज का महत्व है वो आप यहाँ पे पढ़ लो ना, ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने पढ़ा रखी है सारी चीजें आपको, ठीक है। बीज की बुआई, शोइंग ऑफ सीड देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, शोइंग ऑफ सीड देख लेते हैं, बीज की बुआई यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। शोइंग ऑफ सीड की मैं बात करूँ तो मेरे भाई शोइंग ऑफ सीड की जैसे मतलब बुआई के समय उसे जो इफेक्ट करते हैं वो सबसे ज्यादा मेन रोल होता है, ठीक है। टाइम जैसे मतलब कि बीज का अंकुरण, बीज की भौतिक तथा आनुवंशिक शुद्धता, अतिरिक्त बीज की बुआई, गहराई तथा विधि भी निर्भर करती है कि कौन सी, जैसे मतलब बीज की आप वहां पे क्या कर रहे हो, बुआई कर रहे हो, तो बीज की बुआई के अंदर कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं कि कौन सी इसकी किस्म है, ठीक है, कौन से आपने बीज ले रखा है, कौन सी उसकी किस्म है, कितनी उसकी गहराई चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उदाहरणतः छिटकवा विधि से अगर आप बुआई करते हो तो अधिकांश बीज ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। कोई किस्म है जिसको नीचे, अगर वो नीचे गहराई के अंदर नहीं गई तो वो ग्रो नहीं होगी, तो छिटकाव विधि से अगर आपने उसको प्रयोग किया तो बाद में क्या होगा, वो बीज फिर से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो ठीक से अंकुरण नहीं हो पाता है, अंकुरण के साथ साथ पौध खेत में ठीक ढंग से स्थापन काफी हद तक बुआई की विधि, समय, गहराई पर निर्भर करती है। अतः यह परम आवश्यक है कि इसका जो है फसलवार तथा स्थान विशेष आवश्यकता को ध्यान रखते हुए सही निर्धारित किया जाए। फसल के उत्पादन में बीजों की जो बुआई का समय, बीज बोने के तरीके और बीज की गहराई ध्यान रखना अधिक पैदावार लेने के लिए आवश्यक है, ठीक है। मतलब कौन सी किस्म है और बीज की गहराई है वो कितनी क्या रखनी है, कौन सी किस्म को आपको पता है, हर एक अलग अलग किस्म पे डिपेंड करता है कि वो बीज है, ठीक है। मतलब कि जो आपकी जैसे मतलब थ्योरी की मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन जो निकल के बीज को निर्धारित व उचित, ठीक है, समझना मेरी बात, बीज को निर्धारित व उचित गहराई पर लगाना ताकि वो क्या, जैसे मतलब कि बीज की ठीक है, बीज की यहाँ पे मैं यहाँ मतलब कि यहाँ पे बात करूं तो बीज को ऐसे लगाना, ठीक है, बीज की बुआई जैसे मतलब कैसे करनी चाहिए, बीज की बुआई ऐसे करनी चाहिए जैसे इसके अंदर अपन निराई गुड़ाई करें, ठीक है। और प्लांट टू प्लांट दूरी मान लो, रोड टू रूट दूरी मान लो, इतनी होनी चाहिए कि अगर इसके अंदर अपन जो है निनाण करें, निराई गुड़ाई करें तो मेरे भाई इसके अंदर कोई भी दिक्कत ना हो, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो सही से हो जाए, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इसकी जो बुआई करते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, अभी जो अपनी क्लास है वो अप्रोक्स 1 घंटे की होने वाली है, तो बाद में अपन इसको पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो बुआई का समय है वो भी मैं आपको बता देता भाई, जो आपका टाइम ऑफ शोइंग है, ठीक है, इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो मेरे भाई बुआई का समय, तो मेरे भाई बुआई के समय की मैं बात करूं तो मेरे भाई बुआई के समय के अंदर जो सबसे बड़ी जो चीज यहाँ पे इफेक्ट करती है, वो सबसे बड़ी जो चीज यहाँ पे इफेक्ट करती है वो करती है मृदा ताप, ठीक है। बुआई के समय के मैं टाइम ऑफ शोइंग की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है जो यहाँ पे इफेक्ट करती है वो करती है मृदा ताप। मृदा ताप का बहुत बड़ा रोल होता है, मेजर रोल यहाँ पे मतलब कि मेजर रोल यहाँ पे वो प्ले करता है टेम्परेचर के आधार पर, ऋतु के आधार पर। आपको पता है जो मतलब कि टेम्परेचर है ऋतु के आधार पर है, ठीक है। अनाज वाली फसलें ओल को आपको पता है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो आपका रब्बी हो गया, एक आपका खरीफ हो गया और एक आपका क्या हो गया, जायद हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई जो है मृदा ताप है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इन्वायरमेंटल जो मतलब कि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उससे अपन को इसके अंदर मतलब नहीं होता है, लेकिन ये है कि भाई इन्वायरमेंट का टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। मृदा ताप पर फर्क तो पड़ता है, लेकिन पहले अपन मृदा ताप है वो देखते हैं। तो मृदा में उचित तापमान होना बीजों के अंकुरण के लिए अति आवश्यक होता है, ठीक है। तो मेरे भाई इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं। यहाँ पे मृदा के अंदर नमी भी आपको पता है। बाद में जो सेकंड आपका जो पॉइंट आता है मृदा के अंदर नमी, तो मेरे भाई नमी भी आपको पता है मेजर रोल प्ले करता है। बीज के अंकुरण के लिए मृदा में उचित नमी का होना आवश्यक होता है। अधिकतर बीजों का अंकुरण बीजों में जो है उनके सूक्ष्म भार के पर उनके भार का 25 से 75% जल अंतःशोषण जो है इम्बेनिशन पर अंकुरण होता है। तो मेरे भाई मृदा नमी का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यहाँ पे आपको पता है मृदा के अंदर अगर नमी नहीं होगी तो मेरे भाई पौधा है वो मर जाएगा,
जैसे मतलब कि कोई मृदा है उसके अंदर अगर आप पानी नहीं दोगे वहां पे नमी नहीं होगी, और पौधे को जो नमी नहीं मिली तो मेरे भाई आपको पता है नमी भी आपको पौधे को चाहिए होती है, किसके लिए, जर्मिनेट करने के लिए एक बीज को, तो वो अगर नहीं मिलेगी तो पौधा आपका जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एक होगी आपका वर्षा। तो मेरे भाई शुष्क क्षेत्रों के अंदर जहां पर सिंचाई साधन उपलब्ध नहीं है तो वहां पे क्या होता है, बीज तो वहां पे का वर्षा में मौसम की पहली वर्षा आधारित रहना पड़ता है। जैसे कोई खेत है उसके अंदर क्या हुई, खेत के अंदर बुआई करते ही अगर आपकी वर्षा होगी तो आपको पता है बीज भी उसके साथ में चले गए। लेकिन ऐसे कुछ जगह होती हैं जैसे मतलब कि आपका एरिड रीजन आ गया, आपका मरुस्थलीय क्षेत्र आ गया, आपका जैसलमेर साइड हो गया। ठीक है, जैसलमेर साइड हो गया, तो वहां पे अगर आप जाओगे तो मेरे भाई वहां पे अगर जो है जल मतलब ज्यादातर आपकी जो खेती है वो आपकी वर्षा आधारित ही होती है। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो खेती होती है लगभग वर्षा आधारित लगभग खेती होती है, लेकिन अब तो बहुत सारी ट्यूबवेल लैंड हो चुकी हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जैसे मतलब कि जहां पर अगर सही टाइम पे बरसात नहीं हुई तो जो फसल वहां पे ग्रो की है वो नहीं उग पाई, क्योंकि उनको जो है सही से क्या नहीं मिल पाएगा, पानी नहीं मिल पाएगा प्रति दीप्तकाल। ठीक, इसका क्या मतलब होता है वो आप समझिए। प्रतिदीप्त काल की मैं बात करूं जिसको अपन फोटो पीरियोडिक बोलते हैं, इसके जो डिस्कवर किया है इसको, ठीक है, जिसको इसने खोजा है, डिस्कवर्ड बाई, किसके द्वारा खोजा गया है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। तो डिस्कवर्ड किया गया है, एक तो है गार्नेट, ठीक है, एक तो है आपके जो यार यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि एरर हो सकता है। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है भाई गार्नेट और मतलब कि गार्नर और क्या है, और एक और है आपके जिसका नाम इलार्ड। ठीक है, तो मेरे भाई गार्नर और इलार्ड मेरे को तो कंफर्म है कि यार यही होने चाहिए। आप फिर से कंफर्म कर लेना। प्रतिदीप्ति कालिता है जिसकी जो डिस्कवर की है गार्नर और इलार्ड ने की है। ठीक है, इसका क्या सिस्टम रहता है, जैसे मतलब कि फसल की जो मतलब कि प्रकाश की जो अवधि है वो भी मतलब कि प्रकाश का जो अंकुरण है, उसका जो फलन है, उसका जो पुष्पन है, इन सभी चीजों का इफेक्ट करती है। कौन चीज करती है भाई, इसके बेसिस पर इसका इफेक्ट होता है कि भाई जैसे मतलब कि कोई आपके शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है, कोई आपके डे न्यूट्रल प्लांट है, ठीक है, कोई आपके लॉन्ग डे प्लांट है, कोई ऐसा प्लांट है जिसको 10 घंटे ही चाहिए होती है अंकुरण, मतलब कि जो उनका जो मतलब कि फोटो पीरियडिक पीरियड है उनको कितने 10 घंटे का चाहिए होता है। वहीं ये शॉर्ट वाला है इसको 4 से 5 घंटे का चाहिए होता है। यहाँ पे जो है इसको मतलब कि चाहिए नहीं होता भाई, डे न्यूट्रल प्लांट है इसको चाहिए ही नहीं होता। मतलब कि अलग अलग एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया है। तो मेरे भाई यहाँ पे किस चीज पे डिपेंड करता है, जैसे कोई पौधा है, ठीक है, कि प्रकाश की जो अवधि है, जैसे मतलब कि कोई प्रकाश की अवधि है, ठीक है, इसके अंदर कोई पौधा है जो मतलब कि पौधे के अंकुरण का मान लो, या फिर उनका फलन का मान लो, या फिर उनका पुष्पन है, इन चीजों को जो इफेक्ट करती है वो कौन करती है, और जो चीजों को इफेक्ट करती है इसके बेसिस पर क्या किया गया है, इनका जो डिवाइडेशन कर दिया गया है। शॉर्ट डे प्लांट हो गया, डे न्यूट्रल प्लांट का किसके बेसिस पर इनका डिवाइडेशन कर दिया गया है, ठीक भाई, जो मतलब कि उनका फलन हो गया, उनका पुष्पन हो गया और उनका जो अंकुरण हो गया, उसके बेसिस पे इनका डिवाइडेशन कर दिया। शॉर्ट डे प्लांट ये हैं, डे न्यूट्रल प्लांट ये हैं, लॉन्ग डे प्लांट ये हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं। तो एक बार इसको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद में फसलों की किस्में हैं। ठीक है, फसलों की किस्में, किसी भी फसल को विभिन्न जातों के बोने का जो है समय ना अलग अलग। तो मेरे भाई बोने का जो समय की अपन बात करें तो मेरे भाई किस्मों के ऊपर भी डिपेंड करता है, कौन सी आप किस्म उपयोग ले रहे हो, उसके बेसिस पर आपको वही तय करना पड़ता है कि आपका जो सही टाइमिंग क्या है इसके लिए। ठीक है, और अन्य कारक भी हैं जो भी इसके क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अन्य कारकों को भी आपको पढ़ लेना है। बिन समय में बुआई एंड ऑल सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, और डेप्थ ऑफ जो आपकी शोइंग आ जाती है, डेप्थ ऑफ शोइंग की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे भाई डेप्थ ऑफ शोइंग तो वैसे तो अपना जो है 1 से मतलब कि 1 घंटा हो चुका है। तो मेरे भाई इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। आज मैंने आपको क्या बता दिया है, बुआई का समय बता दिया है। ठीक है, बुआई के समय साथ साथ में बीज की ओजाई बताई, बुआई बता दी है। ठीक है, उसी के साथ साथ में मैंने आपको बीज के प्रकार बता दी हैं, बीज के प्रकार के साथ साथ में आपको डोरमेंसी बता दी है। सीड से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। सीड में जो आपकी लास्ट चीज बच रही है वो एक क्या बच रही है, जो बीज बोने की गहराई भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, मतलब कि जो आपकी बीज बोने की गहराई आपकी बच रही है। डेप्थ ऑफ शोइंग है जो आपका बच रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना क्या है वो भी मैं आपको अभी देख लेता हूँ, कितना क्या है आपका बीज बोने की गहराई। ठीक है, तो बीज बोने की गहराई के अंदर आपको पता है वैसे तो कोई ज्यादा चीजें है नहीं। तो मेरे बीज बोने की गहराई की मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे भाई बीज की उचित मात्रा में बीजों की उचित गहराई पर बोना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप बीज को ज्यादा नीचे बो दोगे तो वो वैसे ग्रो नहीं करेगा, और ज्यादा ऊपर बो दोगे तो वो बाद में फिर सही नहीं रहेगा। तो उचित मतलब कि एक उचित जो मात्रा उसके अंदर ही आपको बोना है, उचित गहराई है उस पर ही आपको बीज को बोना है, जिससे उसको जो सही से सारी चीजें मिल सके और वो है सही से ग्रो हो सके। तो मुख्य रूप से बीज बोने की गहराई निम्न प्रकार के द्वारा प्रभावित होती है। मृदा में नमी की मात्रा, ठीक है,
मृदा में नमी की मात्रा के ऊपर भी ये सारी डिपेंड करती हैं चीजें। मृदा में नमी की मात्रा कम व मौसम शुष्क होने पर बीजों की बुआई अपेक्षाकृत अधिक गहराई पर करनी पड़ती है। तो मेरे भाई ये डिपेंड करता है मृदा में नमी की मात्रा कितनी है कितनी नहीं है। अगर नमी की मात्रा ज्यादा है तो आपको पता है भाई उस हिसाब से बुआई करोगे। अगर नमी की मात्रा कम है तो यहाँ पे जो दिया गया है भाई जो है गहराई पर यहाँ पे क्या है बुआई करनी चाहिए, जिससे क्या आपको पता है नीचे गहराई में अगर आप जाते हो तो नमी की मात्रा आपकी बढ़ने लगती है। ठीक है, उसके बाद डिपेंड करेगा ये जो प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, वो जो मतलब बुआई की गहराई को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है मेरे भाई मृदा की किस्म भी। ठीक है, मृदा कौन सी है, चिकनी है, काली है, मिट्टी है, मटियार चिकनी किस्म की मृदाओं में कम गहराई तथा बलुई किस्म की भूमि में अधिक गहराई होनी चाहिए। बलुई मृदाओं की संरचना ढीली होने के कारण ऊपरी सतह से नमी की मात्रा कम हो जाती है। तो मेरे भाई ये सिस्टम है, हर पे डिपेंड करता है कि भाई कौन सी आपके पास मृदा है, किस मृदा के अंदर आप बुआई कर रहे हो, तो उस पर आपकी जो डेप्थ ऑफ शोइंग है भी कितनी गहराई पे आप बुआई कर रहे हो, इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। फसल की किस्म कौन सी है, ठीक है, इनको आपको पढ़ लेना है यार एक बार। ठीक है, फसल की किस्म कौन सी है, जैसे आप यहाँ पे बात करते हो 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको पता है भाई जो आपका क्या बोना चाहिए। ठीक है, 5 से 7 मीटर की गहराई पर बोते हैं, क्या बोलते हैं, लोबिया चना एंड 5 से 7 मीटर की गहराई पर बोलते हैं। यहाँ पे जो घास है वो 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पे बोते हैं। तो वही मैं यहाँ पे बात करता हूँ बरसी में लहसुन तंबाकू व आपका सरसों की, तो मेरे भाई 10 से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक बोते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको पढ़ लेना है। तो डेप्थ ऑफ सोइंग भी अपना हो चुका है। और गहरी बुआई करते हो तो क्या होगा, इसके जो दुष्परिणाम है अंकुरण है वो देरी से हो पाता है, क्योंकि पौधों का स्वर्ण जो मतलब सही से जो है यहाँ पे नहीं हो पाता है विकास। ठीक है, उतली बुआई करके दुष्परिणाम अधिक नमी का संपर्क जल्दी ग्राउंड जड़ें निकलने में सहायक होते हैं। तो मेरे भाई अगर आपको नमी मिल जाती है तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है, कलों की संख्या कम आती है और आपको सारी चीजें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। अब कल की जो क्लास है उसके अंदर अपन क्या बात करते हैं, कल की जो क्लास है मेरे भाई उसके अंदर अपन बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, फसलों के बोने की जो विधियां हैं। ठीक है, फसलों के बोने की जो विधियां हैं उनके अंदर अपन बात करेंगे फसलों की बोने की क्या क्या विधियां हैं। और इस विधि को ये तो चलो यहाँ पे लिख रखी है छिटकावा विधि। आपको पता है जो अपने पर्टिकुलर खेत के अंदर कोई इंसान है, ठीक है, वो क्या करते हैं, कोई भी है, ठीक है, ये इंसान मान लो, इसने क्या रखा है यहाँ पे एक कट्टा सा डाल रखा है, मतलब कि हाथ के अंदर ले रखा है उसको, अपनी जो मतलब यहाँ से लगा रखा है उस कट्टे को और हाथ में ले रखा है। बाद में उसको क्या करते हैं, अपने हाथों है, ठीक है, हाथों से मतलब कि खेत के अंदर छिड़क देते हैं, ऐसे हाथ को चलाते हैं और अपने खेत के अंदर छिड़क देते हैं। तो ये मैं आपको जो ये PDF है इसके थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। तो आज की क्लास के अंदर अपने बहुत सारे टॉपिक हैं वो कवर कर लिए हैं, ज्यादा आपका टॉपिक अभी बचा नहीं है। ठीक है, अगली क्लास तक जो अपना 50% सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास के अंदर जो अपनी आज इतनी ही बातें करते हैं। अगर आप इस क्लास को देख के कुछ समझ में आया हो, लगा हो कि मैंने आपको कुछ बताया हो, लगा हो कि मैंने जो आपको अभी तक बातें बताई हैं वो समझ में आई हो, तो मेरे भाई जरूर से कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बताना कि आपको आज की क्लास जो कैसे लगी, जिससे मुझे भी पता लगता है कि स्टूडेंट है जो एक्टिव है और अपनी जो क्लासेज हैं वो देख रहे हैं। अदरवाइज मेरी क्लास लेने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो मेरे भाई अगर आपको लगा हो कि मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव बताया है, लगा हो कि आपको मैंने कुछ यहां से एफर्ट्स लगा कि अगर आपको मैंने कुछ बताया है, तो मेरे भाई इस क्लास को लाइक कर देना, चैनल को और देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसी ही आपके लिए एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।